कौन सी लैंग्वेज में करना है पॉडकास्ट? नहीं, मैं हर लैंग्वेज बोल सकता हूँ, 500 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। अच्छा। बोलो कौन सी बोलूँ? फ्रेंच बोलो। फ्रेंच। बट जनरली आपको लगता है कि फादर जो है वो सोसाइटी में मोस्टली अनअप्रिशिएटेड रहता है? मदर की तो बहुत बातें होती हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं एक सेमिनार में था। पिताजी की डेफिनेशन मुझे ऑडियंस में किसी ने पूछ लिया, तो मैंने कहा जी जहां पर आप जो खुद नहीं हो ना, वो बच्चों को बनाना चाहते हो। दादाजी के साथ कैसा था रिलेशन? जैसे मुझे एक शिकायत थी कि अब पैसा नहीं कमाते हो, हर समय ना बस ईमानदारी, एथिक्स। हॉल बाजार कभी बंद नहीं होता है, यानी संडे को भी बंद नहीं होता है। पर मेरे फादर की डेड बॉडी जब हम लाए हैं ना, पूरा बाजार बंद हो गया। आपने बहुत अप्स और बहुत डाउन देखे हैं। सबसे टफेस्ट टाइम या सबसे बड़ा कष्ट किस फेज को बोलोगे? जब मुझे जेल में जाना पड़ा था। मुझे नहीं पता था कि पॉलिटिशियंस बहुत पावरफुल होते हैं। मगर अधिक से अधिक क्या कर लोगे? कोर्ट में ले जाओगे ना? तो उसने कहा जी कोर्ट आपके लिए होती है, हमारे लिए ड्राइंग रूम होता है। पैसे की कमी ने आपको क्या सिखाया? पैसे की कमी ने मुझे लोगों की असलियत दिखाई है। पैसा कम होता है तो तकलीफ होती है। तो क्योंकि अब मैं पापा बन गया हूं, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप चाहोगे कि मैं तेरे को जरूर दूं? पहली चीज तो वैल्यूज, सेकंड थिंग। पर आखिरी के मेरे पास 4-5 मिनट है। ठीक है। तो मैंने एक लेटर लिखी है जो मैं अदरवाइज पोस्ट में लिखता, लेकिन अब मैं आपके सामने बैठ के उसको सुनाऊंगा आपके लिए। अगर लाइफ में सिर्फ एक पॉडकास्ट देखना हो ना, तो ये वाला जरूर देख। और मैं बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हम सबकी लाइफ में ना एक रिश्ता ऐसा होता है जिसकी इंपॉर्टेंस तो हम हर दिन फील करते हैं, पर उसको एक्सप्रेस नहीं करते, और वो रिश्ता है पापा का। और शायद इसीलिए बहुत सारे लोग अपने फादर की वैल्यू, अपने फादर की इंपॉर्टेंस तब समझते हैं जब उनके फादर उनके साथ नहीं होते। पर मैं ना खुद को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं, क्योंकि आज जो पॉडकास्ट आप देखने वाले हो वो सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, वो मेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल कन्वर्सेशंस में से एक है। अब तक का मेरा सबसे स्पेशल पॉडकास्ट है, क्योंकि आज के गेस्ट वो इंसान है जिनसे मैंने सिर्फ बहुत कुछ नहीं, लगभग सब कुछ सीखा है। मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे फादर, मेरे पापा, टीएस मदान। लेकिन ये एपिसोड ना सिर्फ एक फादर सन कन्वर्सेशन नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने सक्सेस का पीक भी देखा है और जिंदगी का टफेस्ट फेज भी, जिसको उद्योग रत्न जैसे अवार्ड भी मिले हैं, और उसने जेल भी देखी है, जिसने करोड़ों का बिजनेस भी देखा है और 10-10 रुपए का पिस्ता मिल्क भी बेचा है, फिर भी कभी टूटा नहीं। और इसी कन्वर्सेशन में हमने उनसे जाना कि मुश्किल से मुश्किल टाइम से कैसे बाहर निकला जाता है। जब सब कुछ अपने हाथ से निकल रहा हो, तब खुद को कैसे संभाला जाता है। एक पहेली जो सबके दिमाग में चलती है, पापा ने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको सॉल्व किया कि पैसे और रिश्तों के बीच का बैलेंस कैसे बनाए। और उन्होंने वो चीजें बताई जो किसी भी इंसान को हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा कर देती है। तो अगर आप 20s में हो, 30s में हो, या किसी भी एज में हो, अगर आप लाइफ, करियर, फैमिली, सक्सेस या स्ट्रगल्स को समझना चाहते हो, तो इस पॉडकास्ट को ना सिर्फ देखना मत, इसको फील करना। सुबह आपने फोटो शेयर करी थी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, 5 जनरेशंस हाँ। एक साथ, राइट? तो 2 आपके ऊपर जनरेशंस, 2 आपके आगे जनरेशंस, हाँ। एकदम सेंटर में, यस। राइट? कैसा फील हुआ फोटो बनाने वक्त? कुछ रिकलेक्ट हुआ? क्या कॉमन नजर आ रहा है? तेग में तो नहीं, लेकिन 4 जनरेशन में क्या कॉमन नजर आ मुझे रहा तो नाक ही कॉमन नजर आ रहा है। है? सबकी नाक एक जैसी है? दोनों चीजें हैं, केवल ये नाक नहीं, नाक दूसरा भी जो अच्छा। है बंदे का नाक जो है ना अच्छा। ऊंचा रहना चाहिए, मक्खी नहीं बैठने देनी नाक पर। वो वाला नाक है बस। 5 जनरेशन में नाक नहीं कटने दी किसी नाक नहीं कटने दी। बट जनरली आपको लगता है कि फादर जो है वो सोसाइटी में मोस्टली अनअप्रिशिएटेड रहता है? मदर की तो बहुत बातें होती हैं, माँ के चरणों में स्वर्ग है, मदर इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड, वेल डिजर्व्ड सेलिब्रेशन है, बट फादर भी डिजर्व करता है, और फादर जनरली सोसाइटी में अनअप्रिशिएटेड रहा है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा है। क्यों? उसमें शायद फादर का अपना भी कारण है। एक उसने अपनी जो इमेज इस तरह से बनाया है कि मैं कड़क हूँ, मेरी मर्जी से चलना चाहिए। मेरी लैंग्वेज जैसे अक्सर हम घर में बात करते हैं ना, कि अगर लैंग्वेज बात करें पिताजी,
है। पिताजी का मतलब एक ऐसा बंदा जो हमारे ऊपर लाइक ए बॉस है, उसका काम है डांटना, उसका काम है केवल समझाना सिखाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये फादर का कसूर है। और उसी इमेज को कैरी करती है उसकी वाइफ यानी बच्चे की मदर। वो भी डराने का टाइम होता है तो अभी पापा आ रहे हैं। हाँ, वो पहले जो ज़माने में तो कोई पता पापा नहीं, को बता दूंगी। पापा को बता दूंगी। तो वो इमेज बच्चे के ऊपर बचपन से है। यानी जब वो अभी बोलना शुरू नहीं किया, चलना शुरू नहीं किया, तो फादर के बारे में बता दिया गया कि तेरा फादर ऐसा ही है, बस गुस्सा ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। फिर वो कैरी हो जाता है, फिर आदत खत्म हो जाती है। 6 महीने तो गले लगाया नहीं, तो 6 महीने के बाद लगता है यार शायद फॉर्मेलिटी रह गई बाकी, फिर लगाता नहीं। दादाजी के साथ कैसा था रिलेशन इस टर्म्स में, मतलब क्या बहुत अच्छा रहा, क्या है जो एक क्वेश्चन रहा माइंड में, या क्या है कंप्लेंट रही माइंड में? कंप्लेंट बहुत रही हैं, पर मैंने उनके साथ ही क्लियर की हैं। हम्म, तो मेरी जो कंप्लेंट्स हैं वो शायद एड्रेस हो गई। जैसे कि जैसे मुझे एक शिकायत थी कि अब पैसा नहीं कमाते हो, हर समय ना बस ईमानदारी एथिक्स इन चीज़ों के ऊपर बात करते हो। ये बहुत अक्सर होता था हमारा। तुझे नहीं याद होगा क्योंकि बहुत पहली बात है, शायद बिफोर मैरिज की बात ही है मेरी। फ्रिज ख़राब हो गया था। अब फ्रिज ख़राब हो गया तो हमें मैकेनिक कहता है जी अभी इसकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, 11-12 रुपये लगेंगे उस ज़माने में, और 900-1000 रुपये का बिल आएगा तो पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। तो पापा बोलते मैं नहीं करवाऊंगा, ये गलत काम मैंने नहीं करना है। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम 1000 रुपया खर्च के फ्रिज रिपेयर करवा पाएं। गलत काम हमने करना नहीं। 2 साल हमने बाजार से बर्फ खरीद खरीद के यूज़ की है, फ्रिज नहीं तैयार हुआ। ये चीज़ें मैं देखता रहा। तो फिर मेरी कंप्लेंट थी कि पापा बस है, आप अपना मासी का बेटा देखो, अपने चाचा का बेटा देखो, सारे अमीर हो गए, आप ऐसे ही बस एथिक्स एंड कामयाब जो ईमानदारी और ऑल जो टर्म्स हैं एक ट्रेड्स हैं, ये मैंने देखा उनकी डेथ के समय। यानी पापा की डेथ जो हुई है, यू वर अराउंड 3 years देन, है ना, इसके आसपास एज होगी, ज़्यादा याद नहीं होगा। हम टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके गए थे, केवल कुछ प्रॉब्लम आई थी थोड़ी हार्ट में, तो ईसीजी वगैरह करवाना था। सबने कहा वहीं आ जाओ। 2000 रुपीज़ हमने डिपॉजिट करवाया था, और वहीं पर उन्होंने प्राण त्यागे हैं। यानी एक संतों की तरह उनकी डेथ हुई है। कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, ना खुद को ना फैमिली को। और मेरी कज़न की मैरिज थी, एक दिन पहले सारे रिलेटिव्स आए हुए थे बाय चांस मैरिज के लिए। अगर 3 दिन बाद डेथ होती तो सबको दोबारा आना पड़ता। किसी रिश्तेदार को कोई कष्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैरिज से भी बाद, उसकी मैरिज से एक दिन बाद मैरिज भी हो चुकी मैरिज थी। भी हो चुकी थी। और हमने 2000 जो डिपॉजिट करवाया था ना, 1400 वापस मिल गया। यानी अगर एक बाप जब गुजरता है ना तो लाखों रुपया खाली कर जाता है, बच्चों की तिजोरियां खाली करके जाता है। खासकर जब पुराने ज़माने में तो बहुत था, अब तो मेडिकल चलो अवेयरनेस भी हो गई है, सब फैसिलिटीज़ भी हैं। तो 1400 वापस मिल गया। उसके बाद हमारे पापा की रिटेल काउंटर भी था एक पेंट्स का, हाल बाज़ार अमृतसर, इट्स लाइक चांदनी चौक ऑफ दिल्ली। तो वहाँ पर हाल बाज़ार के बारे में हमारे व्यूअर्स बहुत जानते होंगे जो पंजाब को समझते हैं। हाल बाज़ार कभी बंद नहीं होता है, यानी संडे को भी बंद नहीं होता है। एक बार बंद हुआ था शायद 27 मई, जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी, उस दिन बाजार बंद हुआ, उसके बाद कभी बंद नहीं हुआ। पर मेरे फादर की डेड बॉडी जब हम लाए हैं ना, पूरा बाजार बंद हो गया। कोई और टॉपिक छेड़ो यार। तो ये मतलब पॉइंट है कि सारी उम्र एक सवाल के वैल्यूज एथिक्स, यानी मैं समझता रहा कोई और जायदाद, वो बना रहे थे कोई और जायदाद। क्या बात है। हम जिसे जायदाद मानते थे ना, वो जायदाद ही और थी। वो तो मलबा था, है ना, वो ईंटें थी, वो सीमेंट था जो कभी भी खो सकता था। और ये चीज हमें मिल गई ना, फिर उनकी बनाई हुई इज्जत हमें मिली है। तब से मैंने फिर थोड़ा अपने आप को चेंज किया कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा मैंने कमाना है, कमा भी रहा हूं। आप लोगों को भी सिखाया पैसा कमाना है, लेकिन एथिक्स की कॉस्ट पे, ऑनेस्टी की कॉस्ट पे, रिलेशनशिप की कॉस्ट पे, इन चीज़ों की कॉस्ट पे पैसा नहीं कमाना है। जब आप बोल रहे हो कि उस टाइम पे
पिताजी होते थे और बात माननी पड़ती थी, आपको देखकर लगता है कि यार इस जनरेशन को बहुत फ्रीडम मिला है, हमारी जनरेशन को नहीं मिला था, ये माइंड में आता है? इस जनरेशन में भी सबको नहीं मिला है। हम्म, आज भी पिताजी हैं, बट मेजॉरिटी कंपैरेटिवली, घरों में है, मेजॉरिटी घरों में है। हम्म, मैंने लोगों को देखा है, मेरे पास तो लोग आते हैं ना, हम्म, पिताजी भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं। पिताजी की डेफिनेशन, अभी 3-4 दिन पहले मैं एक सेमिनार में था, तो पिताजी की डेफिनेशन मुझे ऑडियंस में किसी ने पूछ लिया कि पिताजी की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने कहा जी, जहां पर आप जो खुद नहीं हो ना, वो बच्चों को बनाना चाहते हो, वो है पिताजी। अब पापा बनो ना आज की डेट में, जहां आप जो खुद नहीं हो वो बच्चों को बनाना चाहते हो, बनाना कैसे चाहते कैसे? हो। जैसे मुझे तो पसंद है गाने सुनने, पर मैं चाहता हूँ बच्चे जो भजन सुने सुबह उठ के। मुझे तो आदत है नशे की, पर मैं चाहता हूँ बच्चे नशा ना करें। और बच्चे देख के सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते हैं। वो पिताजी से वापस पापा आना पड़ेगा। एक और चीज है हिमेश, बच्चे आपसे, पापा से डबल करते हैं। डबल मतलब, अगर पापा एक बटन खोल के चलेगा ना, तो बेटा 2 बटन खोल के चलेगा। पापा एक गाली निकालता है ना, तो बेटा 2 गाली बोलेगा। एंड जो अच्छे काम है वो शायद 3 या 4 गुना करेगा। अगर आपने एक अच्छी बात कह दी तो बेटा 4 अच्छी बातें करेगा। आपने एक बंदे की सेवा कर दी, बेटा 4 बंदों की सेवा करेगा। तो मैंने एक ही की है, 4 की तुम कर ही रहे हो ना। कोई मिलियनेयर और बाद में सड़क पे घूम रहा है, राइट? सो मैंने अपने सामने जर्नी देखी है। आपको उद्योग रत्न अवार्ड भी मिला, आपने पीक ऑफ बिजनेस देखा, पीक ऑफ सक्सेस देखा है बिजनेस में, और उसके बाद वो भी दिन देखे कि जहाँ आपका ऑफिस था, जहाँ एक रुतबा था, जहाँ पे पूरा स्टाफ, पूरा बाजार देख रहा है कि उसी ऑफिस की बिल्डिंग के सामने 10-10 रुपए का पिस्ता मिल्क भी बेचा है, राइट? हर तरह के काम भी किए हैं आपने। बीट चंडीगढ़ में मैकेनिकल काम किया हो, स्कूटर असेंबल करने में। मतलब एक तरफ उद्योग रत्न, बड़े बड़े अवार्ड्स, बिजनेस के पीक पे पूरा शहर सलाम कर रहा है, एक तरफ खुद को रेडी करना कि अगर 10 रुपए का दूध भी बेचना पड़ेगा तो मैं बेचूंगा। मैं कैसे वहां पे खड़े होके कोई इस तरह का काम कर सकता हूँ? आपने अपने आप को कैसे रेडी किया इस चीज के लिए? वो जब बिजनेस फ्लॉप हुआ, कारण जो भी हुआ, अगेन वही बात है, मैं तो अपने बारे में अच्छा ही बोलूंगा, अगर बुरा भी हूं तो जस्टिफिकेशन मैं उसकी नहीं करने वाला हूं। लेकिन जब बिजनेस फ्लॉप हुआ, योर मटर्नल ग्रैंडफादर, योर नाना जी, वो मेरे पास आए, वो भी बिजनेसमैन थे। तो मुझे कहते हैं, बेटा उदास नहीं होना, मैं तेरे पीछे बैठा हूं। घर की किचन चलनी चाहिए, पहली बात तो वो है। बाकी कोर्ट केसेस चलते रहेंगे, काम होते रहेंगे, घर का किचन बंद नहीं होना चाहिए। डैडी की अक्सर ये बात होती थी, यानी नाना डैडी, योर नाना डैडी, ये अक्सर बात है, घर का किचन नहीं बंद होना चाहिए, हर चीज उसके ऊपर है, घर से आवाज ना आए दाल खत्म हो गई है। तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपया दिया था, नाना जी ने। नाना जी। यू वर इन 6th और 7th क्लास आई सपोज, है ना? जी, 2000 99-2000 की बात है। 2000 की मैं बात 6th है, क्लास में था, मुझे है ना? याद है। हाँ, हाँ। तो कहते हैं ये 5,000 रुपये, पिंकी वॉज विद मी, हम जब दोनों बात कर रहे हैं उससे, उनसे, कहते हैं 5,000 रुपये ले ले। अब बहुत बड़ा था 5,000, और आज से 25-26 साल पहले। आज भी किचन 5,000 में चल जाता है, तो तब तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दे दिया। कहते बेटा किचन का तेरा इंतजाम हो गया, ये फिक्र हटा दे। मैंने पिंकी को बोला, मैं कहा पिंकी, डैडी के पैसे हमारे पैसे को फर्क नहीं है, यानी तेरे बाप या मेरे बाप में को फर्क नहीं है ना? इनसे मैं ले सकता हूँ, सब कुछ ले सकता हूँ, लाखों रुपए मिल सकते हैं मुझे, पर मैंने ये 5,000 नहीं लेना। क्यों? मुझे लगा कि यार 2-3 रीजन थे, मिक्स थे। पहला रीजन जो दिमाग में था यही था कि बच्चे बड़े होके कहेंगे कि पापा आपने क्या किया जिंदगी में, वो तो नानू ने आपकी हेल्प की थी। तो मैं वो खड़ा होके ना अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाऊंगा, एक तो ये रीजन था। दूसरा था कि यार सिख धर्म में ना मांगना सिखाया नहीं गया। यू नो कि सिख भिखारी नहीं होता कभी भी दुनिया में, इसीलिए क्योंकि हमारे में वो किर्त करनी, यानी हाथ से काम करना। मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ढाबा खोल सकते हैं, ड्राइवर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर मांग नहीं सकते। तो मुझे वो फीलिंग भी आ रही थी, चाहे मेरे मांगने के बिना ही मिल रहा है, बट मिल तो रहा है ना, तो उनसे ले सकता हूं मैं। उनको मैं बोलूंगा कि भी मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने व्यापार करना है, तो मुझे समझ लगती है
किचन चलाना है, वे पैसे चाहिए। तो मैं कहा पिंकी ये वैसे नहीं लेने, मैं कुछ भी कर लूंगा, ये नहीं लेने। डैडी को ये बात बोली, जैसे हिंदी है स्वाभिमान वो एक जाग गया अंदर से। और आज शायद इसीलिए मैं इतने प्राइड से बोल रहा हूँ। वो 5 साल मैंने लौटा दिया। अब काम क्या करता मैं उस समय, पैसे तो थे नहीं, सब कुछ तो खराब हो चुका था, कोर्ट केसेस, पुलिस पीछे, सारा कुछ, लेनदार हमारे पीछे, बहुत कुछ था। तो फिर एक ही तरीका आया। हाँ, थोड़ा इसके पीछे भी और स्टोरी है। मेरा एक दोस्त थे जालंधर में, वो बनाते थे कुछ सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स। तो मुझे कहते फूड सप्लीमेंट्स मेरे से ले जा, जितना भी सामान चाहिए मेरे से ले जा। और मैं कहा दुकान कहाँ से लूँ? तो हमारे घर के नीचे, याद है अपना अमृतसर वाला हाल बाजार वाला घर, बैक साइड पे जो डेवड़ी है, वो तो तुझे याद होगी, उसके तो रिलेट कर जाएगा तू। तो वहां पर हमने शेल्फ बनाने शुरू कर दिए कि वो सामान रखेंगे और बिकेगा। अव्वल वापस आया कॉलेज से, पापा ये क्या करवा रहे हो? कारपेंटर से। मैं कहा ये शेल्फ बनवा रहे हैं, यहाँ पर वो सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स बेचेंगे। पापा टाइम लग जाएगा बिजनेस जमने में। मेरे में बिजनेसमैन का खून है, तो आप लोगों में बिजनेसमैन का ही खून है। कहता वो ना टाइम लग जाएगा जमने में, तो 2-3 महीने में। मैं कहा 2-3 महीने में हो जाएगा? कहता पापा मुझे लगता नहीं है कि 3 महीने में जमेगा। मैं कहा 3 महीने ट्राई कर लेते हैं, 3 महीने के बाद देख लेंगे कि क्या करना है, अगर नहीं चला तो। कहते फिर क्या करोगे? ये उसका क्वेश्चन था। मैं कहा फिर मैं ना फ्लेवर्ड मिल्क बेचूंगा, पिस्ता मिल्क बेचूंगा। पापा आज ही बेच लो। फिर 3 महीने खराब क्यों करने हैं? सो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि 3 महीने के बाद मैं इसको बेचूंगा, अगर काम नहीं चला तो। अव्वल की इस बात ने मुझे एक हिंट दे दिया कि अभी कर लो। तो फिर मेरे पास तो वो उसके लिए भी पैसे नहीं थे। तो अव्वल ने वो है तो है नहीं था, मतलब कंजूस ही था कि उसने पापा को देखा था बहुत टाइट पोजीशन में चल रहे हैं, तो रिक्शा के पैसे बचा बचा के 3-3 किलोमीटर पैदल चल चल के उसने अराउंड 15,000 सेव किया हुआ था। उसने वो मुझे गिफ्ट कर दिया यार। तो मैंने फ्रीजर लिया, वो लगाया। एंड नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, स्पीकर की प्रॉब्लम नहीं होती, स्पीकता ही रहता है हर समय। तो जब वो फ्रीजर लेके आए, वहां पर हमने पिस्ता मिल्क बनाया, उसमें भी इनोवेशन डाली। फर्स्ट टाइम इन अमृतसर, 6 डिफरेंट फ्लेवर्स। दुकान का नाम रखा चांदनी चौक। वो सारी चीजें दिमाग में आनी शुरू हो गई कि रिक्शा वाला आएगा तो ये कहेगा चांदनी चौक जाना है, तो नया बाजार का नाम नया पड़ जाएगा। तो जब लोग मेरे पास आते थे ना कि 10 रुपए का ग्लास देना, क्योंकि मैं बाकी रेडियो की तरह ग्लास नहीं बेच रहा था, मैंने फ्रीजर बाद में खरीदा था, सिंक बाहर पहले लगाया था, वॉश बेसिन। हर ग्लास को मैं साबुन से धोता था और धो के एकदम साफ करके उसमें पिस्ता मिल्क डाल के ऊपर फॉइल लगा के वो प्रेजेंट करता था। कौन बंदा जो उससे 2 दिन पहले एक अमृतसर का ब्रांड था, सिटी केबल पे हमेशा आने वाला, टेलीविजन पे हमेशा आने वाला, दूरदर्शन पे अपीयर होने वाला, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच तो नहीं लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर, वो सब कुछ, रोटरी का मेंबर, वो बंदा जब ग्लास दे रहा था ना किसी को, तो लोग मुझे सैल्यूट करते थे। लोगों ने मुझे देखा कि बंदा कुछ भी करना चाहे कर सकता है। तो वो जो ग्लास था शायद 2-3 महीने ही बेचे होंगे। फिर मेरे दोस्त, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, अशोक भाटिया जी, आज भी मैं उनके साथ काम करता हूँ आईएमसी में। वो कहीं बाजार से निकले तो उन्होंने मुझे दूध बेचते हुए देखा, तो मेरे पास आए, तो उन्होंने फिर शटर मेरा डाउन कर दिया कि मेरे पास आ जा, तेरे पास इतनी स्किल है तो मेरी कंपनी में ट्रेनर आ जा। देन उनकी कंपनी का पहला ट्रेनर बना था मैं। शायद मैं फॉर्चुनेट था, मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी, पॉजिटिविटी आ चुकी थी, यानी उसका बेस आ चुका था मेरे में, सीड था पॉजिटिविटी का। तो फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फिर शायद कुछ गॉड का डिज़ाइन कह लो या नेचर का डिज़ाइन कह लो, जब उसको पता लगता है ना कि आप इस चीज़ में भी इसको भी एंजॉय कर रहे हो। यानी मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि तेरे दुखों से भी मुझे जेलसी होती है। तेरे दुखों से भी मुझे जेलसी होती है। हाँ, मैं कहा वो क्यों? कहते यार हम सुखों में नहीं हंस पाते यार, दुखों में हंसता है। तो शायद ऊपर वाला ना वो और दुख देता था कि तू लोगों को दिखा। और मैं खुश हूं इस बात से, यानी अगर मुझे कष्ट मिले हैं ना लाइफ में,
मैं खुश हूं क्योंकि मेरे कष्टों के कारण अगर कोई इंस्पायर हो गया है, अगर अपने कष्ट को भूल गया है, तो आई एम हैप्पी। जब आप कहते हो कि कष्ट की बात करते हो, आपने बहुत अप्स और बहुत डाउन देखे हैं। सबसे टफेस्ट टाइम या सबसे बड़ा कष्ट किस फेज को बोलोगे आउट ऑफ ऑल द लाइफ? अगेन रिकॉल करना पड़ेगा। सबसे बड़ा कष्ट, पहली बात तो मैं कष्ट किसी को मान ही नहीं रहा। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी टू लर्न किसको बोलोगे? मैं जब आपकी लैंग्वेज में बात करूंगा। जब मुझे जेल में जाना पड़ा था, दैट वाज ए लर्निंग पीरियड फॉर मी। शायद पहली बात है कि एवरीवन नोज, लोग भी जानते हैं इस बात को कि मेरा कसूर नहीं था, दैट वाज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। वो पॉलिटिशियन का हो गया झगड़ा। एनीवेज, मेरे चैनल पे लोगों ने सुना हुआ है सारा कुछ, दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है। तो उस झगड़े में मुझे नहीं पता था कि पॉलिटिशियंस बहुत पावरफुल होते हैं। मुझे तो हमारा लीगल काम है, सारा कुछ बुक्स में करते हैं, क्या बिगाड़ लेगा यार, हमने कुछ गलत तो किया ही नहीं है। तो उसने कहा कि, और उसका जो सोचना था, वगैरह देख सकते क्या कर लोगे, कोर्ट में ले जाओगे ना। तो उसने कहा जी कोर्ट आपके लिए होती है, हमारे लिए ड्राइंग रूम होता है। तो मैं अंदाजा नहीं लगा पाया कि ये जो कह रहा है इसके पीछे सच भी है। मैंने कहा और देख लेंगे यार, जब हमने गलत किए ही कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा। तो फिर थोड़ा बात को काट के यहाँ लेके आता हूँ, लंबी बात ना हो जाए, ऑटोबायोग्राफी नहीं सुनानी है। तो मुझे उसके कारण फिर जेल में भी जाना पड़ा, क्योंकि वो जो कहेगा वही होगा। ठीक है, आज भी मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस वैसे ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जेल वाला पीरियड जो था ना, वो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे गॉड ने दी है। मैं दूसरे दिन समझ गया था जेल में जाके। कैसे? जिस दिन मैं गया हूं ना, मैंने ब्लैक सूट पहना हुआ था, यानी कोर्ट में जब उसने मुझे भेजा, अंडर ट्रायल भेजा, दैट वाज नॉट ए पनिशमेंट, वो इम्प्रिजनमेंट नहीं थी, वो तो जुडिशियल कस्टडी थी। तो जुडिशियल कस्टडी को जेल ही बोला जाता है, जबकि वो पार्ट ऑफ सेम जेल होता है, लेकिन अंदर सेल अलग होते हैं। जुडिशियल कस्टडी इज डिफरेंट, इम्प्रिजनमेंट इज डिफरेंट। तो जब मुझे वहां भेजा गया तो पहले दिन इवनिंग में मुझे पुलिस वाले छोड़ आए, जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की। वहां पर गया हूं तो ब्लैक सूट, ब्लैक टाई, वाइट टर्बन, जो मैं नॉर्मली पहनता हूं। तो जो अंदर घूम रहे थे अंडर ट्रायल से बोलेंगे क्या, जो भी वो लोग जो घूम रहे थे, उन्होंने सोचा यहाँ तो कोई जज फंस गया या वकील फंस गया। तो मेरे पास आए कि सर क्या हुआ। मैं कहा क्या हुआ, अब मैं लाइफ कोच तो था ना, लाइफ कोच तो था, तो लैंग्वेज तो मेरी वैसी ही बननी थी। मैं क्या हुआ, कहते जी आप जेल में आ गए ना। मैं कहा इसको जेल बोलते हो? हाँ जी। मैं कहा जेल कैसे, कैसे पता चलता है कि जेल में हो? तो उन्होंने कहा कि जो बीच में सलाखें पड़ी है ना, वो है बाउंड्री, सलाखों के उस तरफ दुनिया है, खुशियां हैं, है ना, लाइफ है, आजादी है, आजादी है, इस तरफ जेल है। मैंने कहा हु सेज, उस तरफ आजादी है इस तरफ जेल है? कहते आप कैसे कह सकते हो? मैं कहा मैं आज तो नहीं कह सकता, मैं तो कल दिखूंगा ना, अभी तो मैं आया हूं। लेकिन ये स्टेटमेंट आपने बनाई है, क्यों बनाई है, ये तो मैं कल देखूंगा ना। तो लोगों को लगा कि बंदा कुछ जानता है, तो लोग मेरे आसपास बैठ गए। तो मेरा पहला सेमिनार जेल में एंटर करते वहां पर हो गया। सब लोग बैठे हुए हैं और मैं बोल रहा हूं, और जेल सुप्रिटेंडेंट भी आके बैठ गया, सारी सिक्योरिटी वाले भी बैठ गए, मुझे अंकल जी कहना शुरू कर दिया सबने। फिर मैं जब 9-10 बजे रात को मेरे सामने रोटी आई, तो मैंने ऐसे रोटी में टुकड़े से बने हुए थे, जैसे बीच में डिजाइन छेद होते हैं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, वैसी रोटी तो वैसी ही थी। तो पतली सी दाल है ना, क्योंकि अपना लोग खा लेते हैं बना के, लेकिन वो मुझे मिला ही वही था जो लेफ्ट ओवर था। 10 बज चुके थे, मैं पहुंचा लेट था। तो मैंने जब पहली बाइट ली ना ऐसे ही, तो मैंने कहा आहा, मजा आ गया। वो लोग परेशान, यार इसको मजा क्यों आ रहा है, कहते से मजे की कौन सी बात है। मैं कहा यार अगर ये भी ना मिलती फिर। तो लोगों को लगा कि कुछ शायद मैं उनके काम आ, जबकि मैं नेचुरली बोल रहा था, मुझे नहीं पता था कि जेल में बैठा हूं, मैं तो नेचुरली बोल रहा था। हाँ मुझे अंडर ट्रायल हूं, 14 दिन के लिए आया हूं, लगे मुझे 3 महीने थे, लेकिन उसके पीछे भी रीजन है।
तो 14 दिन के लिए आया हूँ, तो मुझे रात को लोग मेरे आसपास बैठ गए आके अपने दुख सुनाने के लिए। किसी को कोई कष्ट था, वो कहता जी मैं अपनी वाइफ के मर्डर के जुल्म में यहाँ आया हूँ, जबकि मैंने कुछ किया नहीं है। जेल के अंदर लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो सजा होनी थी वो तो हो ही गई है अब, तो अंदर झूठ क्यों बोलना है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 85% 80% लोग अंदर ऐसे हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं हुआ। शायद जो करते हैं, जिनके पास करने की पावर है, वो तो हाँ। बाहर रहते हैं, उनको पता है। हाँ। और शायद जो नहीं, जिनके पास Yes. पावर नहीं है, जो फंस रहे हैं, जिनको फंसाया जाता है, वही शायद ज्यादा लोग अंदर तो हैं। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ जो मैंने उस समय बनाई थी, हम्म, कि जरूरी नहीं कि हर गलत काम करने वाला जेल में हो, हम्म, और जरूरी नहीं कि हर जेल में जो है उसने गलत काम किया हो। हम्म, तो मैंने जब लोगों की सुनी, यार लोग बेचारे, अब इनकी किस्मत बोलूं या क्या बोलूं, तो मैं रात को 2-3 बजे तक उनको ना प्यार से समझाता रहा अपनी बातों से, यार कोई बात नहीं, 4 दिन की बात है, चले जाओगे बाहर, घबराओ ना, भगवान आपके साथ है। आपने ऐसे करता रहा सब। सुबह जब पिंकी एंड मेरे मदर, मम्मी, योर ग्रैंडमा मिलने आए ना, अब मम्मी की आंखों में थोड़ा पानी था ही। मैं कहा मम्मी आपको क्या हुआ, उदास क्यों हो? कहते उदास है ना, वो बेटा जेल में पहुंच गया। मैं मम्मी मुझे लगता है कि मुझे ना कुदरत ने किसी काम के लिए भेजा है, नहीं तो मैंने गलत काम कोई नहीं किया, फिर भी मुझे अंदर क्यों भेजा गया है, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन था यस्टरडे। अब मुझे लगा है कि यहां पर भेजा गया है कि लोगों को मेरी जरूरत है, तो लेट मी सर्व पीपल, जितने दिन अंदर रहूंगा मैं। तो वो अगेन फिर वही जो प्रॉब्लम होती है इंडिया में, पैसे का लेन देन, वकीलों के चक्कर। तो वो मेरी एक्सटेंड होती गई जुडिशियल कस्टडी, एंड 3 महीने मुझे रहना पड़ा। एंड 3 महीने में मैंने लोगों की बहुत सेवा की है। जो गलत काम करते हैं वो अंदर पहुंचते हैं, और वो एडमिट भी करते हैं, कॉन्फेस भी करते हैं कि हमने गलत काम किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कहते हम क्यों पहुंच गए, अंदर झूठ कोई नहीं बोलता, मैंने पहले बताया, वो करते भी हैं। और मैं समझता हूं कि वो शायद इसीलिए उनको सजा मिलती है कि दूसरे लोगों को एक लेसन मिले कि गलत काम नहीं करना है। लेकिन जो ठीक करते हैं वो भी पहुंच गए, चलो वो अगेन अलग स्टोरी है। मेरा सिंपल है कि मुझे वहां पर एक तो ये सीखने को मिला कि लोगों के दुख क्या होते हैं, ठीक है, फिर अपने दुख भी मैनेज करने हैं। भाई मैं भी तो दुखी हूं अंदर, वो सीखने को मिला। जैसी रोटी मिल रही है उसमें हंसना है। घर में हम उठते थे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब इच्छा हुई। मैं भी तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था, है ना, तो मर्जी से उठ रहे हैं, मर्जी से। रोटरी का मेंबर हूँ, जेएसएस का मेंबर हूँ, स्टेज पे जा रहे हैं, टीवी पे रहते हैं। वहां पर सुबह 6 बजे बंदा पुलिस वाला उठाने आ रहा, आपको उठना पड़ेगा। आप कितना भी गहरी नींद में हो, रजाई से बाहर सिर निकाला तो उसने गिनती करनी है, 1 2 3 4 5, लाई के कैदी। अब वहां से बाहर निकाले जाते हो, टाइम पर खाना है, टाइम पर बैठना है, टाइम पर सोना है। ये वहीं से शुरू हो गया कि आप वहां पर सबके बराबर हो, अब ये नहीं हो कि ऊपर हो नीचे हो। फिर एक और चीज जो मैं सुनाना चाहूंगा, शायद अगर जुडिशरी या कोई और पॉलिटिशियन इस चीज को सुने, तो मैंने पीछे एक जज साहब से बात भी की है, मुझे मिले थे। वो सजा तो परिवार के लिए होती है, अंदर वाला तो अंदर बैठा ही हुआ है, उसको तो खाना भी मिल रहा है, रोटी भी मिल रही है, गेम्स भी हैं, लाइब्रेरी भी है, जिम भी है। सजा तो उसकी फैमिली को मिल रही है जिसका कसूर कोई नहीं है। एनीवेज, ये तो इतनी बात मैंने करनी थी। तो वो मेरे लिए एक गोल्डन पीरियड था। मैं नहीं चाहता हूं कि ये पीरियड किसी को मिले, पर अगर मिल गया है और आपने गलत काम नहीं किया है तो फिर गोल्डन है। अगर गलत किया है तो फिर जुडिशियल कस्टडी नहीं है ना, फिर तो इम्प्रिजनमेंट है, जिसको RI बोलते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है कैदियों वाले कपड़ों में। तो वो मेरे लर्निंग पीरियड थे। वो 3 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। जब मैं अंदर गया था तो 1,000 रुपया एक सेशन का लेता था मैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम का। जब अंदर से बाहर आया था तो मैंने 5,000 रुपये कर दिया था, कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया ना, इंडिया के किसी लाइफ कोच के पास नहीं है। जो मुझे वो था कि हैंड कफ लगे हुए हैं, वो एक्सपीरियंस किसी और के पास नहीं था। जब आप जानते हो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि जिंदगी में ना हर बंदे के फेज आते हैं बार बार कि यार मेरा कसूर कोई नहीं है, फिर भी ये नुकसान क्यों हो रहा है,
मैंने बिजनेस ठीक किया था फिर भी नुकसान क्यों हो रहा है? मैं बेटे के साथ ठीक था, बेटा मेरे साथ गलत क्यों हो गया? मैं समाज के साथ ठीक था, समाज मेरे साथ गलत क्यों हो गया? मैंने भगवान की पूजा की है, भगवान मेरे साथ ठीक क्यों नहीं है? ये फेजेस मैंने वहां सीखे हैं, वहां मुझे लर्निंग मिली है। और मैं लोगों को इसलिए सिखा देता हूं कि आप लोगों को सीखने के लिए वहां ना जाना पड़े, कि वो क्या होती है वो फीलिंग। गलत काम भाई ना करना, गलत काम आप अंदर चले जाओगे, मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे जो जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। बंदा टूट के ही वापस आता है, क्योंकि वापस आके भी मुझे एक बहुत कष्ट होता था। मैं नहीं चाहता था कि यू एंड अव्वल मुझे कभी उस रूप में देखें, पर आप दोनों ने मुझे देखा। शायद आप वही चीज जो तूने बोली है, उसी चीज ने पका दी आपको, पक्के हो गए उस चीज ने कि ऐसा भी हो सकता है लाइफ में। पर एक है हमारी साइड, मेरी और भैया की साइड, कि हमने आपको ऐसे देखा, आपने हमें हिम्मत दी, आपने हमें स्ट्रेंथ दी, हमारी आंखों में आंसू थे, आपने कहा कि मुझे यहाँ कुछ सिखाने के लिए भेजा है। मैं पहली बार ही जेल देखी थी मैंने, उससे पहले मूवीज में ही देखी थी, मतलब जेल का कैंपस देखा था, जो उसका एंट्री पॉइंट, विजिटर पॉइंट जो था, विजिटर पॉइंट देखा यस। था, राइट, और आपको हैंडकफ्स में देखा था। आपकी वर्जन क्या थी जब आपके बच्चे आपको ऐसे देख रहे हैं? अगर रिलेटिव्स को पता है कि जेल में हो, रिलेटिव्स की ह्यूमिलेशन, शहर की ह्यूमिलेशन, कि बाहर जाऊंगा तो एक स्टिग्मा जुड़ जाता है, क्योंकि दो ये बहुत ही आयरनी है कि कोई अंदर है जेल में और कुछ गलत उसने किया नहीं, बाद में कोर्ट कह देता कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आप बाहर जा सकते हो, यू आर फ्री, राइट, आपको एक जुडिशियल कस्टडी थी। लेकिन दुनिया के लिए, मेरे क्लासमेट्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, आप जेल में हो, उनको लीगैलिटी नहीं पता कि फंसाया गया है और बाद में कुछ प्रूव नहीं हुआ, सारा कुछ गलत था, फॉल्स केसेस थे, पॉलिटिकल चीजें थी, बट वो लाइफ लॉन्ग एक चीज जुड़ जाती है कि ये थी हमारी साइड। आपकी क्या साइड थी कि लोगों को लेके अंदर आपने एक पॉजिटिव रीजन ढूंढ लिया, लेकिन बच्चों की तरफ, हमारी तरफ, उस रिलेटिव्स की तरफ, ह्यूमिलेशन की तरफ? मुझे पहली बात तो जितने भी रिलेटिव्स, जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेरे जान पहचान वाले, किसी ने भी मुझे इस बात के लिए ह्यूमिलिएट नहीं किया है, क्योंकि एवरीवन न्यू इट कि मैं गलत नहीं हूं। इनसाइड जेल आल्सो मुझे किसी को प्रिजनर या को अंडर ट्रायल ने भी ह्यूमिलिएट नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता था कि ये बंदा फंसाया गया है। जेल के जो अधिकारी होते हैं, मुझे उन्होंने भी इज्जत दी है, मुझे अंकल जी कह के बुलाया गया है। मुझे केवल डर एक ही था कि आप दोनों के ऊपर, आपके दोनों की लाइफ खराब ना हो जाए, बस मेरे कारण। वो डर जरूर सता रहा था। आपने पूछा कौन सा कष्ट, वो कष्ट मुझे सता रहा था, तंग कर रहा था। मैं जब गया हूँ, मुझे वहाँ के एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर ने बुलाया। मैं रैंक भी नहीं बोल रहा हूँ अननेसेसरी, किसी का हमने नाम क्यों लेना है, क्योंकि हर किसी की अपनी मजबूरियाँ होती होंगी। उसने मुझे बुलाया, किसी ने वो पॉलिटिकल बंदा था तो उसके पूरी पावर तो थी, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ये शिकायत मेरे पास अब, मैं बाहर आ चुका था, मेरी बेल हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था तब। तो वहाँ अब नया पुलिस ऑफिसर आया है तो अपनी कहानी सुनाएगा ना, बड़े रैंक का बंदा था। तो मुझे कहता ये क्या है? मैंने कहा जी सब कुछ कोर्ट में चल रहा है। तो कहता है कि अब उसको पता था कोर्ट में जो चल रहा है ना वो कोर्ट की स्पीड से चलेगा, अगर इसको परेशान करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। वो पॉलिटिकल बंदे को भी पता था इस बात का कि इसको परेशान करना है तो कुछ और रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने वो रास्ता पकड़ा, हाई रैंक पुलिस ऑफिसर का। तो मुझे कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं? मैंने कहा जी छोटा बेटा 7th में है, बड़ा 12th में है ना, 12th या 11th जो भी। तो मैं तो अपनी तरफ से सुना रहा हूँ कि भी बच्चे छोटे हैं तो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सारे मेरे बिजनेस में, लेकिन वो अपने ढंग से सुन रहा है इसको। द मोमेंट उसने सुना कि 7th एंड 12th, तो अपने वो साथी को बोलता है, किसी जूनियर को कहता है, और दोनों बच्चे उठा के ले आए इनके। मैंने कहा सर वो तो कभी आए नहीं। कहते तो बाद में देख लेंगे। वो मुझे लगा कि यार चलो मैंने तो सह लिया, मैं इस एज पे पहुंच चुका हूं, 45 के शायद आसपास पहुंच चुका था, इनका क्या कसूर हो गया यार, ये कहां से? वो मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ। दाहो कहीं अंदर चल रहा था कि चलो इसके पीछे भी अच्छा ही होगा, जो मेरी आदत है, पर ह्यूमन बीइंग को तंग तो होता ना, देवता तो नहीं है ना, ना ही देवता है ना पत्थर है कि जो होता है यार बच्चों के साथ हो जाए। तो मुझे फिर नेक्स्ट डे मैं दोबारा गया था फिर
उसने मुझे कह के भेज दिया कि तू सुधर जा, उस जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम थे, इतना पैसा देना है। तो मैं अगले दिन दोबारा गया उसके पास। मैंने तब इंटरनेट तो था नहीं, मैंने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का मेरी आदत थी, मैं स्केच पेन से लिखता था, क्योंकि अगर बंदे की नज़र कमज़ोर भी है ना, चिट्ठी पढ़ ले। मतलब ये ना सोचा कि यार रख दे, बाद में पढ़ लूंगा, है ना। हाईलाइट भी होगी ना, ऐसे हाँ, स्पॉटलाइट अलग से चिट्ठी अलग से आएगी। चिट्ठी है। तो मैंने चिट्ठी लिखी, तो मैंने उसके पास गया, पहले उसके रीडर को बोला कि सर को मिलना चाहता हूँ। कहता पैसे देने आए हो ना उसके? मैं कहा नहीं, मैंने कुछ बात करनी है। तो उसने सर को कहा, मैंने 2 बातें बोली उनको। वो अकेले नहीं थे, वो ऑफिसर, उस समय 50 लोग बैठे भी हुए थे। उनके ऑफिस में अकेला तो होता ही कोई नहीं है ना, पूरा दरबार लगा होता है। तो मुझे लास्ट में बैठा था, तो मैंने कहता हाँ भाई तू बोल मदान, जो उनका तरीका होता है। ह्यूमिलिएशन यहाँ कह सकते हो, है ना, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव ले रहा था। मैं अपने मन में सोचता कि यार तुझे क्या पता यार, है तू बेचारा है, तुझे क्या पता, बच्चा है तू। तूने एक बार वीडियो बनाई थी ना शुरू में, छोड़ना बच्चा है ना, वो बच्चा है। तो मैंने वही तेरे से सीखा था वो बात, बच्चा है, इसको क्या पता यार, इसके स्टार लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है सब कुछ जानता है। हम जहाँ पहुंचेंगे ना, तू नहीं वहां पहुंच पाएगा। मेरे अंदर वो एक चीज थी कि मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि आई एम मार्चिंग टूवर्ड्स ए बेटर टुमारो, ये मेरे लिए रास्ता है, ये मेरी एंड ऑफ द रोड नहीं है। तो मैंने कहा, पीछे से खड़ा हो गया, हाँ मदान। मैं कहा सर अगर जान बख्शी जाए, जैसे वो फिल्मों में होते हैं ना, राजा के बोलते हैं तो सर जान बख्शी जाए तो एक मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहते बोलिए। मैं कहा सर जिस SHO ने FIR लिखी थी ना मेरी, वो झूठी FIR, उसका तीसरे दिन एक्सीडेंट हो गया था। बड़ी मुश्किल उसको ना उसकी जो जिप्सी की रॉड्स को वेल्डिंग वाले से काट काट के उसको निकाला गया था। अगर मैं गलत होता तो मेरा हुआ होता, उसका क्यों हुआ? इसका मतलब, मैं कहा मुझे दुख हो रहा है, मुझे खुशी नहीं हो रही उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि सर प्लीज मेरे से कुछ गलत ना करना मेरे साथ, क्योंकि जो आपने कल कहा है ना मुझे कि आपके बच्चे उठा लूंगा, ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। कहता तू ही पढ़ के सुना दे। तो मेरी तो थी लॉटरी, अब सुन ले तू भी फिर, जो 50 तेरे बैठे हैं ना चाटुकार, वो भी सुन लें। मैं कहा सर आप दोनों बच्चों को उठा के लेके जाओगे, उनकी एज ऐसी है कि वो सोच लेंगे चलो पापा ऐसे ही थे यार, उनके कारण हमारी लाइफ खराब हो गई, पर 2 नए एक्सट्रीमिस्ट पैदा कर दोगे, क्योंकि जब वो बड़े होके बाहर निकलेंगे ना जेलों से, तो सबसे पहले आप ही को मारेंगे। बाप को तो जो करेंगे करेंगे ही। उसने मेरे से एक चिट्ठी ली, उसको वहीं फाड़ा, कहते मैं तेरे साथ हूं, मैं देख लूंगा क्या होता है वहां। सच की जीत होती है यार, सच जीतता है हमेशा, झूठ टेम्परेरी जीत देता है। आज हम जहां पहुंचे हैं ना, हमारे जो जायदाद है ना, कि हम बोलते हैं तो पैसे आते हैं, इस जायदाद को कोई नहीं छीन सकता ना, सच है ना हमारे पास। तो तभी मेरी ह्यूमिलिएशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जो ह्यूमिलिएट कर रहा था ना, वो भी अल्टीमेटली मुझे कहता जा मैं तेरे साथ हूं यार। और जो जिस पॉलिटिकल बंदे के साथ ये प्रॉब्लम आई थी, वो भी जब दुनिया से गया है अपने डेथ बेड से, उसने मुझे मैसेज भेजा था कि मैं सॉरी फील करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मैंने तो पहले दिन माफ कर दिया था, क्योंकि आपके कारण मैं कुछ बन गया हूँ। आपके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस की डेफिनेशन मेरे हिसाब से, हमारे कल से हम आज बेटर हैं, वो सक्सेस है। यानी सक्सेस हमने बहुत पहले सुन लिया था ना, सक्सेस इज ए जर्नी एंड नॉट ए डेस्टिनेशन। इसको डिफाइन करे कैसे? जर्नी यही है कि हम रोज आगे निकल रहे हैं। एक एग्जांपल अक्सर मैं जो बोलता हूँ देता हूँ कि आप एक रेस में हो, आप वो 500th पोजीशन पे, और एक और आपका जान पहचान वाला है फर्स्ट पोजीशन पे, तो हु इज द विनर, हु इज सक्सेसफुल? माय क्वेश्चन टू यू। इस एंगल से फर्स्ट पे जो है, फर्स्ट पे है, ठीक है। सो ये क्यों आपने एंगल की बात की है? क्योंकि यू कंपेयर्ड योर परफॉर्मेंस विद हिज परफॉर्मेंस। दिस कंपैरिजन में वो विनर है। अगले दिन वो आ गया 5th पे, आप आ गए हो 495th पे।
हु इज द विनर, हु इज सक्सेसफुल? दुनिया की डेफिनेशन से फिफ्थ वाला, लेकिन मैं आपके नज़रिए को समझ पा रहा हूँ तो 495th वाला। क्यों? क्योंकि वो पीछे गया है और ये आगे गया है। नहीं, इसी को समझना पड़ेगा। पहले आपने ओपिनियन बनाया कि यू कंपेयर्ड योर परफॉर्मेंस विद हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। सेकंड टाइम अगर इसी पैरामीटर से अगर करोगे तब भी फेलियर हो ना। पैरामीटर यही रखो, योर परफॉर्मेंस विद हिज परफॉर्मेंस, वो तो आज भी आगे है। लेकिन आज आप अपने आप को कामयाब मान रहे हो क्योंकि आपका पैरामीटर चेंज हो गया है। आपने अपनी आज की परफॉर्मेंस को अपने कल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया है, इसलिए आपने सक्सेसफुल मान लिया। एंड यही जर्नी है। यू आर टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस टुडे विद योर परफॉर्मेंस यस्टरडे, दैट्स ऑल। किसी के और है वही सक्सेस है। जो कल थे, जो हफ्ता पहले थे, जो 1 साल पहले थे, जो 5 साल पहले थे, आज उससे आगे होना है। पर जनरली दुनिया इस नज़रिए से सक्सेस को नहीं देखती। अगर एक आदमी रिक्शा चला रहा है और कल से बेटर कमा रहा है, पर उसके रिक्शा पे पीछे जो बैठा है वो महीने का 50,000 कमा रहा है, 80,000 कमा रहा है, और रिक्शा वाला सिर्फ 10,000 कमा रहा है, तो दुनिया के नज़रिए से तो वो 50,000 वाला सक्सेसफुल है। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? जनरली जो बात होती है, जनरली जो डेफिनेशन होती है, नहीं किसको करता है कोई। जो बात कर रहा है ना, इसको खासकर मैं ऑडियंस इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से सुने, आपका भी थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। जो कंपेयर कर रहा है वो अपनी आज की सक्सेस को आपकी सक्सेस के साथ कंपेयर कर रहा है ना। उससे ऊपर भी तो बैठे हैं करोड़ों बंदे, फेलियर तो वो भी है। उससे परवाह कर रहे हो यार, उसकी परवाह कर रहे हो जो खुद फेलियर है। सामने वाला मेरे से ज्यादा अमीर है, उसमें उसका रोल कम है, मेरा रोल ज्यादा है, मैं गरीब हूं अभी। जिस दिन मेरी इच्छा हो जाएगी ना, उस दिन तू गरीब हो जाएगा। जितने पैसे तेरे पास आज हैं उतने ही रहेंगे, मैं अमीर हो गया ना, तू गरीब हो जाएगा। तो दुनिया वही है यार। जिस लोगों से हम घबरा रहे हैं ना, वो कुछ नहीं यार। मैंने मेरे ट्रेनर ने ये बात बोल दी थी बहुत पहले ही। जब आप सक्सेस के पैरामीटर बोल रहे थे, हेल्थ, विजडम, करियर, वेल्थ, मेजॉरिटी मेरी ऑडियंस 20s 30s में है, एम्बिशियस है, एस्पायरिंग है, तो मैं उनके एंगल से भी सोच रहा हूँ और अपने हंगर से भी पूछ रहा हूँ कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या ओवर द इयर्स बदलती है। बिकॉज हमारे सामने कोई ऐसा बैठा है जिसने लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिया और एक दिन हमने भी स्टेज पे पहुँचना है। क्योंकि हमारी स्टेज पे, हमारी एज में, या जब मैं 20s में था तब की बात भी करूँ, तो जनरली सक्सेस, आज भी जो सक्सेस का तराजू है वो जनरली वेल्थ बनता है। कॉलेज का स्टूडेंट सक्सेसफुल है कि उसकी प्लेसमेंट का पैकेज कितना निकला, राइट। जॉब में वो सक्सेसफुल है जिसकी प्रमोशन हुई और उसका अप्रेजल कितना हुआ। तो सक्सेस जनरली 20s में जब डिस्कस होता है तो वेल्थ ही एक पैरामीटर होता है, जो बाकी पैरामीटर्स आपने बोले वो कंसिडरेशन में जनरली नहीं आते। क्या ओवर द ईयर्स ये रियलाइजेशन बदलती है, या फिर हमारा दृष्टिकोण, हमारा थॉट प्रोसेस अपडेटेड नहीं है, इवॉल्व नहीं है, हमें और ब्रॉड सोचने की नीड है? आपकी सक्सेस की डेफिनेशन ओवर द इयर्स क्या बदली है? आज आप मल्टीपल पैरामीटर्स बोल रहे हो, क्या ये ओवर द टाइम रियलाइज होता है? हाँ, पहली चीज़ तो यही है कि जिस ज़माने में हम पैदा हुए हैं तब तो ओवर द टाइम ही रियलाइज़ हुआ। आज का ज़माना ये नहीं है। आज रियलाइजेशन पहले हो जानी चाहिए, अगर नहीं है तो। काटूंगा। हाँ, जिस ज़माने में हम पैदा हुए हैं उस ज़माने में ऐसे होता था, क्या क्या होता था उस टाइम पे? उस टाइम पे तो अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों की, कौन से पैरामीटर होते हैं, क्या नहीं होते। वो तो सक्सेस का मतलब ही कोई नहीं था वहाँ पर, क्योंकि हर कोई एक जैसा ही था। मेरे फादर 3 ब्रदर थे, ठीक है। एक कपड़े का पूरा थान बोलते हैं उसे, जिसमें 40-50 मीटर होता है, वो एक खरीद लेते थे वाइट, उसमें 10 पजामे बना लेते थे। 10 पजामे लटक जाते थे, जिस भाई ने बाजार जाना पजामा पहन के निकल जाएगा। तो सक्सेस कहाँ कंपेयर करोगे? है ना, 3 साइकिल ले लेने हैं, उस साइकिल पे जाना है, साइकिल पे बैठना नहीं, बातें करते करते साइकिल पैदल चलते रहना है। तो सक्सेस के पैरामीटर तब थे ही नहीं ऐसे कुछ। वेल्थ तो थी नहीं ना। वेल्थ की रिक्वायरमेंट कहाँ थी?
वो तो आज रिक्वायरमेंट बनी है ना, जब आपने कुछ खरीदना है। पहले तो चल रहा था ना गुजारा। तो कहीं पर भी हमारे टाइम में पैसा एक कंफर्ट का रीजन तो था, लेकिन वो कैसी कंफर्ट? उस जमाने में कोई किसी ने ज्यादा एयर ट्रेवल नहीं करना है, लंबी कारें थी ही नहीं, है ना, लंबे वो बड़े बड़े बाइक्स थे ही नहीं, वो ट्रेन में वो जो महंगी ट्रेन है वो थी ही नहीं, महंगे कपड़े थे ही नहीं, घड़ियां थी ही नहीं, फोन थे ही नहीं, इसलिए तब उस जमाने में नहीं था। आज के ज़माने में अगर हम बात करते हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, पैकेज मिल गया बहुत बड़ा। अब उसके एंगल से बात करते हैं। पहले तो उसको क्या लगना चाहिए? ठीक है, मेरे हिसाब से उसको बैलेंस चलना पड़ेगा लाइफ में। वो जिस दिन उसको पैकेज मिला है, से 2 CR a ईयर का पैकेज को ही हम सक्सेस मानेंगे ना आज की डेट में। वैसे तो सक्सेसफुल वो भी नहीं है, किसी कोई 3 CR भी ले रहा होगा, कोई 100 CR भी ले रहा होगा, तो सारी उम्र डिप्रेशन में ही जिएगा बेचारा, है ना। कितना भी पैसा ले ले, जिएगा डिप्रेशन में ही। दुनिया में एक ही बंदा सबसे अमीर होगा, दुनिया में जो सबसे अमीर है, बाकी सारे तो गरीब हैं है ना। अमानी भी गरीब है बेचारा, बेचारा ही है ना। वो भी रोज सुबह सोच रहा है कि मेरी वेल्थ कैसे बढ़े। अडानी भी गरीब है, तो वो भी गरीब है, हम भी गरीब हैं। वो दुनिया के टॉप 100 में होंगे, हम दुनिया के टॉप 1 CR में होंगे, फर्क इतना ही है 140 करोड़ में तो हम भी नहीं है ना, हम भी तो 1 करोड़ में तो होंगे ही होंगे ना। अब उसकी नज़र में सीधा है कि उसके पास 2 CR का पैकेज आ गया, कहीं घर पहुंचा तो घर में आते ही उसको टेंशन, क्योंकि घर में रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं है, बाप चिल्ला रहा है ना, या वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, या पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, सोसाइटी में झगड़ा हो गया, लोग इज्जत नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा। क्या उसको फील होगी खुशी उस सक्सेस की? उसको नहीं फील होगी सक्सेस की खुशी। या उसकी सेहत खराब हो गई, मैंने सारे एंगल बोल दिए ना, पैरामीटर सारे बोल दिए। सेहत खराब हो गई, बहुत अमीर है, चलो इतना पैसा आ गया कि पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई, बहुत अमीर है, सेहत खराब है, कहाँ अच्छी लगेगी उसे पैसिव इनकम? वो कहेगा यार मेरे से आप 10 करोड़ ले लो यार, मुझे मेरी आंखें वापस लौटा दो जो खराब हो गई हैं। तो ये आपको दुनिया में, मैं इसको ना एक सर्कल बनाता हूँ ऑलवेज। सर्कल बनाता नहीं हूँ, यानी ऐसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। तो मैं कहता हूँ कि रेडियस आप ड्रॉ करो, एक से 100 यहाँ पर है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है रेडियस का, ये 100 है, राइट। अब ये देखो कि आप अपने आप को करियर में या इनकम में कहाँ रखते हो। इनकम में मैं 70 रखता हूँ, ओके। अब यहाँ पर आ गया। हेल्थ पे कहाँ रखते हो? अब उसको ध्यान है कि हेल्थ पे तो मैं 30 रख रहा हूँ, है ना। अब फैमिली रिलेशनशिप में उसने कहा जी वो तो 10 ही रख रहा हूँ, कुछ भी, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने 6 पैरामीटर बोले हैं ना, हेल्थ, वेल्थ कह लो, इनकम कह लो, करियर कह लो, ओके। देन थर्ड इज रिलेशन में फैमिली रिलेशन की बात कर रहा हूँ। देन सोसाइटी, देन आपका विजडम, दिमाग, देन मैं स्पिरिचुअलिज्म बात कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट से कोई 100 पे है, यानी 80-90 पे, 100 पे भी हो सकता है, 80-90 है, किसी 30 है, किसी। अब वो सारे डॉट्स जोड़ दो तो सर्कल नहीं बनेगा, है ना। ऐसे ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, एंड देन यू आर नॉट सक्सेसफुल, यू कांट बी हैप्पी। वो चीज़ें बाकी जो है ना तंग कर रही हैं। आप सभी ऐसे पॉइंट्स जोड़ो कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, यानी इक्वी डिस्टेंट रहने चाहिए सारे, कि मैंने दिया करियर को इतना टाइम मैंने फैमिली को दे दिया, इतना मैंने सोसाइटी को दे दिया, इतने मैंने हेल्थ को दे दिया, इतना मैंने। इक्वी डिस्टेंट रहना चाहिए, जो टाइम टू टाइम टेम्परेरी चेंज हो सकते हैं। इस महीने वर्क प्रेशर है तो हमने 1 महीना काम पे लगा दिया, लेकिन उसका फिर गैप हमने अगले महीने हेल्थ का ठीक कर लिया। इस महीने फैमिली के साथ नहीं बैठ पाए, लेकिन उसको हमने कवर कर लिया। राइट। तो जो लेंस आप दे रहे हो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली हम पैकेज की बात या फाइनेंस की बात कि कौन कितना कमा रहा है, किसके पास कितना पैसा है, जनरली एक रॉन्ग डेफिनेशन है कि सक्सेस उसी के साथ जोड़ी जाती है। बट जब हेल्थ खराब है तो वो बड़े से बड़े पैसे वाले को भी उस टाइम पे एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, वो है हेल्थ। राइट, व्हेन योर हेल्थ इज नॉट राइट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ। उस टाइम आपको कुछ और नहीं अच्छा लगता। फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो वही पैसा चुभना शुरू हो सकता है। तो
तो आज की डेट में हमें अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए, Yes. ना कि सिर्फ पैसे से जोड़ना चाहिए। दुनिया कैसे देखती है भूल के अपनी डेफिनेशन तैयार कर लो कि मैंने ऐसे जीना है, बस। पर एक चीज़ बताओ कि ये थोड़ा सा मेरे कैटेगरी के लोगों के का सवाल होता है, जिनको जो थोड़ा ओवर एम्बिशियस या एम्बिशियस वर्ड बोलें, यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल नहीं लेता, किसी क्रिकेटर की एग्जांपल लेते हैं। उसको इंडिया के लिए खेलना है, क्रिकेट खेलता है और रणजी खेल रहा है। अब उसकी वो स्टेज है कि इंडियन टीम में सिलेक्ट होना है, तो उसका तपस्या फेज है। नाउ इज़ नॉट द फेज कि वो अपने रिलेटिव्स को की कॉल्स उठा पाएगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व हो पाएगा, वो अपनी फैमिली रिलेशंस को, ज़रूरी नहीं है एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए। हेल्थ का पैरामीटर ठीक रखेगा तभी क्रिकेट में आगे बढ़ेगा, ना उसके पास अभी स्पिरिचुअलिटी और विजडम के लिए टाइम होगा। इतना अपने दिन को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो ग्राउंड पे 12 घंटे रहना है। तो अब वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया और अच्छा खेल रहा है, अब हम उसको सक्सेसफुल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? चैलेंजिंग क्वेश्चन है वैसे, पर मेरे पास इसका जवाब है। क्योंकि एकदम मेरे माइंड में वो क्रिकेटर्स आने शुरू हो गए हैं, पास्ट क्रिकेटर्स। ठीक है, कुछ ऐसे, अब नाम तो हम किसी का नहीं लेंगे, कुछ लोग समझ ही जाएंगे हर चीज़। कुछ ऐसे क्रिकेटर्स जो रिटायर होने के बाद भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्रिकेटर्स जो रिटायर होने के बाद ऑब्सलीट हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपने करियर के ऊपर ही अड़ गए कि उसी टाइम में ही वाइफ छोड़ गई। भाई अगर आप नहीं रिश्ता रखना चाहते फिर शादी भी ना कराओ ना, फिर बनाओ ही ना फैमिली। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि फैमिली बनानी है। अब फैमिली बनानी है, मैं क्योंकि देश के लिए खेल रहा हूं तो इसलिए तू दुखी रह, यानी या तो फिर उसको भी उस तरह के बना लो ना, वो भी आपकी टीम में आ जाए आपके। समझ पा रहे हो ना कि इस तरह से काम करो जैसे हम लोग करते हैं। हमारी वाइफ तो साथ ही काम कर रही है ना, सेम स्टूडियो है ना, सेम कैमराज ने ना, वो तो साथ ही काम कर रही है ना। तो हम तो किसी से भी ज्यादा करियर कॉन्शियस हैं, बट फैमिली को बराबर टाइम दे रहे हैं, हमारा डॉट वहीं पर है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि वहां पर उसको किसी भी हालत में दोनों में से एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। फैमिली सेक्रीफाइस करो, इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे साथ हुआ है, मुझे एकदम याद आ गया। बताओ ना। मैंने जब पिंकी को बोला कुछ साल पहले कि पिंकी मेरा मन करता है मैं फ्री सेमिनार्स करूं, ठीक है, मेरा मन कर रहा है क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है ना, मुझे सक्सेस उसमें दिखाई देती है। तो पिंकी का बहुत अच्छा जवाब था, जो सही जवाब था। कहते फिर आपने शादी क्यों की? फिर शादी ना करते ना, अब की है तो जिम्मेवारी निभा लो ना। फिर 2 4 5 साल निकल गए, जब थोड़ा सा लगा कि हम अपने पैरों पे ठीक खड़े हो गए हैं, मैंने कहा अब वो समय आ गया। कहते बच्चे पैदा क्यों किए, अब उनको तो सेटल कर लो पहले। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो आपके पैदा किए हुए बच्चे हैं। खेलो देश के साथ, देश के लिए, कोई समस्या नहीं है। इग्नोर करके फिर खेलना है तो फिर पैदा क्यों किए? अब किए है ना यार, बहुत लोगों ने छोड़ी होती है वाइफ, ठीक है, अभी डिसीजन हो गया कि मेरे लिए करियर है, तो कहीं पर हो सकता है आपस में ऐसी एडजस्टमेंट हो गई होगी। अगर हो गई है तो इफ वाइफ इज हैप्पी, अगर फादर इज हैप्पी कि तू जा खेल, फिर तो कोई समस्या नहीं है। और वो खुश नहीं है तो फिर आप खुद ही खुश होना चाहते हो ना, फिर इसका मतलब तो ये हो गया ना। मेरी नजरों में तो नहीं हो, मेरी नजरों में तो बैलेंस चलना चाहिए हर हालत में, नहीं तो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे आप अकेले रह जाओगे, चाहे हेल्थ पॉइंट पर, चाहे आप फैमिली पॉइंट पे, कहीं अकेले रह जाओगे। फिर आप इवन फिल्म स्टार्स देखो, सेलिब्रिटीज देखो, कुछ भी देखो, बहुत से ऐसे हैं जो एक स्टेज पे आके अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उस समय था कि हमें दुनिया की जरूरत ही नहीं है, तो जब जरूरत पड़ी तो कोई नहीं आया, पड़ोसी भी नहीं आया। मैं अगेन रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे सामने सिर्फ कोई गेस्ट नहीं है, वो है जिनके साथ मैंने लाइफ जी है। तो मैं रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ कि यस, मुश्किल से मुश्किल टाइम पे भी मम्मा के माइंड में कभी नहीं आया कि मैं इतने सालों की, ये कोई एक महीने की स्ट्रगल नहीं थी। आई थिंक 8-10 साल ऐसे रहे थे, 99 टू 2008-2009, जब पूरा तपस्या वाला मोड रहा था, ग्रिलिंग मोड रहा था लाइफ का। लेकिन उन 10 सालों को उन्होंने हंसते हुए आपके साथ बिताया, क्योंकि अपने बेस्ट ऑफ डेज में भी आपने रिलेशन को वो वैल्यू दी, रिस्पेक्ट दी। सेम गोज़ फॉर अस। हमारे माइंड में कभी नहीं आया कि कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमें पता था यू हैव ऑलवेज स्टूड फॉर अस, आप हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। और वही चीज़ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ हुई, राइट? आपने कभी मम्मा को नहीं बोला कि यार तेरी क्या मजबूरी है, जब
तेरी सारी सिस्टर्स एंड एक ऐसी फैमिली, एवरीवन इज डूइंग वेल, तो मेरे इस डाउनफॉल में तेरी क्या मजबूरी है कि तू भी साथ में फेस करी? कभी ऐसी कन्वर्सेशन बाय चांस हुई? बाय चांस नहीं, ये तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होती है, आज भी होती है। हाँ। मतलब मेरे मन में क्या वर्ड है, गिल्ट का वर्ड ही होता है ना, ये गिल्ट मेरे मन में कहीं रहता है कि मैं जो हम बात कर रहे हैं ना, पिंकी इज हैप्पी विद मी, मुझे फील होता है कि ये ज़्यादा खुश हो सकती थी अगर मेरे साथ ना होती तो। मुझे होता है, इसके ऊपर डिस्कशन बहुत होती है हमारी। जब डिस्कशन होती है तो फिर उस समय वो कहती हैं कि वो मुझे मेरी जो अच्छी चीज़ें हैं वो बोल देती हैं। मैंने कहा कि हम लाइफ कोचिंग वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, अगर हमारी 200 300 400 के आ जाए तो हमारे लिए लॉटरी होती है ना। कुछ वीडियोस मिलियंस में चले जाती हैं तो हम लगता है कि पता नहीं यार, लोगों ने गलती से देख ली होगी है ना, खुशी से लोग देखते नहीं हैं। मैं कहा पिंकी, अगर यही कुछ करना, अगर यही कुछ मैं कर रहा होता, कोई है ना हंसी मजाक वाली वीडियोस, कोई वल्गर वीडियोस, कोई डबल मीनिंग वीडियोस, कुछ ऐसी बना रहा होता, तो जितना पैसा है इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा होता हमारे पास, शायद 100 गुना ज़्यादा होता है ना? तो वो, अब क्या बोलूँ यार इसको मैं, आई डोंट, हिंदी में कहूँ तो मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? प्यार होता है कि यार ठीक है, मुझे अपनी वाइफ से प्यार है। रिस्पेक्ट है कि उसने मुझे, बड़ा अजीब सा तो टॉपिक शुरू कर दिया है, पिंकी की तरफ से मुझे ऑलवेज वो सब कुछ मिला है जो अगर मेरे फादर जिंदा होते तो आज वही दे रहे होते। यानी एथिक्स, रिश्ते बना के रखो, रिश्तों के साथ अच्छी रहेगी, वो मुझे सिर्फ गिल्ट होता है पैसे के मामले में, जबकि उसको नहीं है कि भाई तेरी सिस्टर्स आज पैसिव इनकम पे हैं, मैं पैसिव इनकम पे नहीं हूं। हाँ, पैसिव इनकम पे शायद इसलिए नहीं हूं कि हमारी एम्बिशंस ज्यादा है, उसका कारण है, वो भी एक रीजन है पैसिव इनकम पे ना होना। तो पिंकी के साथ डिस्कशन तो होती है ये वाली, पर उसने कभी रिग्रेट नहीं देखा, नहीं है मैंने, कहा भी नहीं और देखा भी नहीं है मैंने। नहीं, वो तो मैं भी कॉन्फिडेंस से कह हाँ, सकता हूँ कि शी फील्स देखा भी वेरी नहीं है। ब्लेस्ड, शी फील्स वेरी लकी, वी ऑल फील वेरी ब्लेस्ड। हाँ, उसको मुझे क्योंकि कई बार लगा है, कई बार उसने, मुझे डांट बहुत पड़ती है उससे। आपके सामने तो पड़ी नहीं है क्योंकि उसने सीखा हुआ है बच्चों के साथ सामने कुछ नहीं कहना। मुझे बहुत डांट पड़ती है। शी इज़ द ओनली वन दुनिया में जो मुझे डांट सकता है, और शायद उसी की डांट के कारण टीएस मदान आज टीएस मदान बना हुआ है। वो डांट ही है, ये क्यों क्यों कर रहे हो। मेरे हेल्थ अच्छी होने का रीजन भी उसकी डांट है। और मैं उसको कह रहा हूँ, मैं कह यार मेरी बातों बीच में ना आया कर, मुझे करने देना। अगर मैं नहीं आपको सलाह दूंगी तो फिर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग आपका मजाक उड़ाएं। तो फेस तो वो है, डिस्कशन इस तरह की होती है बस। मैं हेल्थ वाला टॉपिक ज़रूर पकड़ूंगा क्योंकि रिसेंटली आपने हेल्थ वाले एरिया में मचाया हुआ है, बट वो मैं नोट कर लेता हूँ, उसको मैं बाद में पकड़ता हूँ। राइट। हमने हमने जो हम बात कर रहे थे ना सक्सेस की, बैलेंस की, पैरामीटर्स की, वो रीज़न क्योंकि हमने समझा है, वही रीज़न है कि हमारे माइंड में या मम्मा के माइंड में कभी ऐसे नहीं थॉट आया। क्योंकि मैंने शायद ये कभी आपसे शेयर नहीं किया होगा, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके जनरेशनल बिजनेसेस हैं। अगर हमारा भी होता, पेंट का इंडस्ट्री चल रहा होता, दादाजी का बनाया तो हमारा भी होता, लेकिन मैं देखता हूँ कि पैसा है, कोठियाँ हैं, अमृतसर में है, राइट, दिल्ली में भी अब बहुत बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, लेकिन घर में वो माहौल ही नहीं है जो हमारे घर में है। जैसे हम बैठ के बातें करते हैं वैसे बातें होती ही नहीं है। जैसा कॉन्फिडेंस, जो करेज, जो रिस्क टेकिंग, जो हिम्मत हमें मिली है वो मिली ही नहीं है। एक डर के माहौल से घर चल रहा है, और यहाँ पे एक मज़े के माहौल में हमारा घर चलता है। मतलब हमारे केस में डाइनिंग टेबल से हमें ऐसा होता है कि घड़ी देख के उठना पड़ता है कि अब और नहीं बैठते, अगले दिन सोते हैं और उठते हैं, बट अदरवाइज बातें ख़त्म नहीं होती। तो क्योंकि सक्सेस का पैरामीटर सिर्फ पैसा नहीं है, इसलिए हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम आपके साथ हैं। इसलिए मम्मा भी बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि वो आपके साथ हैं, क्योंकि वो पैरामीटर तो आता है और जाता है। वो आया था, वो गया और फिर आ गया। वो तो एक फेज़ था, नेगेटिव फेज़, लेकिन आज की डेट में वो एक फेज़ जो कुछ सालों का था, वो एक फेज़ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था।
वो बाकी सब कुछ आपका जो है, जिसको मैं यूनिवर्सिटी कहता हूँ कि लाइफ की यूनिवर्सिटी है, वो डिसाइडिंग फैक्टर था। सही है। पैसे की कमी ने आपको क्या सिखाया? जब जब वो वाले फेज में पैसे को लेके क्या सीखा? पैसे की कमी से क्या सीखा? पैसे की कमी ने मुझे लोगों की असलियत दिखाई है। हम्म, कुछ कैसे? लोग ऐसे थे जो मेरे से प्यार नहीं करते थे, पर कहते थे मैं आपको प्यार करता हूँ, या मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते थे, कहते थे आपको रिस्पेक्ट देता हूँ। वो जिस दिन मेरे पास पैसे की कमी आई, वो लोग पीछे चले गए, क्योंकि वो मेरे पैसे को प्यार कर रहे थे, मुझे नहीं कर रहे थे। और मैंने तब सीख लिया कि मुझे वो लोग चाहिए जो मुझे प्यार करें, मेरे पैसे को प्यार क्यों करें। जिस दिन मेरे पास पैसा है तब भी आप मेरे दोस्त हो, जिस दिन मेरे पास पैसा नहीं है तब भी मेरे दोस्त हो। बस इतना ही सीखा मैंने पैसे की कमी में। अदरवाइज पैसे की कमी तो अगेन कोई पैरामीटर कोई नहीं है ना। खुश हो तो आप गुलाब के फूल से भी खुश हो ना, नहीं हो तो 5,000 करोड़ से भी नहीं खुश हो। वो रीज़न नहीं है। पैसा खुशी का साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। वो तो वही है कि आपने जो कमाते रहना, खर्चते रहना, कमाते रहना, खर्चते रहना है। किसी दिन कम हो गया, वो चल रहा है, ठीक है, कोई कोई इशू नहीं है। आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे अप्स, बहुत सारे डाउन देखे, भर भर के अचीवमेंट्स देखी और भर भर के होलसेल में थोक के भाव अपने प्रॉब्लम्स भी देखी हैं। प्रॉब्लम से आपने बहुत कुछ सीखा और आप अपने आप को बना पाए। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है, हर किसी की लाइफ में चल रही होती है, और जब प्रॉब्लम चल रही होती है तब स्ट्रेस भी होता है, तब रात की नींद भी उड़ती है, तब उदासी भी आती है, मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। और हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। स्पेक्ट्रम अलग अलग हो सकता है, छोटा बड़ा। आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, जो इतने लाइफ के अप्स डाउन्स देखे, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं और एक एज अ विनर बाहर आए हो, आप क्या सजेस्ट करोगे जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है? कैसे वो उससे डील करे, कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकला जाता है, कैसे उनको फेस किया जाता है, कैसे उनको हैंडल किया जाता है? आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। सो हेल्प अस टू लिव विद, डील विद, फेस प्रॉब्लम्स। देखो, आमतौर पे स्टोरी होती है, जितने भी अचीवर्स होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, अगर उनकी स्टोरी सुनोगे तो पहले मैं गरीब था, अमीर हो गया, है ना, पहले मैं छोले बेचता था, आज मैं ज्वेलरी शॉप खोल रही है, ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरी स्टोरी तो वो है ही नहीं। मेरी स्टोरी है, पहले मैं अमीर था फिर गरीब हुआ, फिर अमीर हुआ, फिर गरीब हुआ, फिर अमीर हुआ, फिर गरीब हुआ, फिर मतलब ख़त्म ही नहीं होता, ये सो ऑन एंड सो फॉर चलता है। 14 ईयर्स की एज में तो मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया था डॉक्टर वी गिरी जी से। 14 साल का बच्चा, तो अभी 8th 9th क्लास थी उस समय, तो प्रेसिडेंट अवार्ड मिल गया। सोशल लाइफ में पंजाब में फर्स्ट मिस पंजाब ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने ऑर्गेनाइज किया था। उद्योग रत्न मुझे मिला। तो ये अचीवमेंट्स मिलती 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 कभी तो बंदे का ग्राफ नीचे आएगा ना। तो जब ग्राफ नीचे आया तो अब उसको समझना था मैं कि ये हुआ क्या, अभी अब ये प्रॉब्लम क्यों आई। तो सबसे पहले तो हर कोई ये कह रहा था, ओ मदान साहब घबराना ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर होता है। मुझे ना ये थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रही थी कि भाई प्रॉब्लम भी है, सोल्यूशन भी है, तो समझ नहीं पा रहा था इस बात को। देन आई चेक द डिक्शनरी, वही जो पापा ने गिफ्ट किया था जब मैं 4 साल का था। तो डिक्शनरी अगर चेक करो, आज की डेट में डिक्शनरी ना करो, आज गूगल करो, जो मैंने डिक्शनरी में देखा था, गूगल करो ए क्वेश्चन विच हैज़ ए सोल्यूशन, तो वहां पर लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा? प्रॉब्लम लिखा नहीं आएगा, वहां लिखा आएगा पजल। जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है ना, जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, उसको पजल कहते हैं, उसको प्रॉब्लम कहते ही नहीं है। जब उसको प्रॉब्लम कहते ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम कौन सी आई भाई? अगर पैसा कम है तो सोल्यूशन है ना, बीमार हो तो सोल्यूशन है ना, रिश्ता खराब है तो सोल्यूशन है ना, अगर हर चीज का सोल्यूशन है तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैंने उस समय सबसे पहला काम किया था, डिक्शनरी में से प्रॉब्लम के वर्ड को रेड पेन से काट दिया था और वहां भी लिख दिया था पजल। मेरी लाइफ में पजल्स डबल हो गई, पर प्रॉब्लम एक भी नहीं रही। फिर मैंने देखा कि पजल ऊपर वाला देता क्यों है। अब इसका नाम बदल चुके हैं हम, अब प्रॉब्लम नहीं है,
पजल है जिसका आंसर है, आंसर है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन है। अब पजल देता क्यों है भगवान? अगर सोल्यूशन भी देना है तो पजल क्यों देता है? तो यहां पर वही चीज आती है जो हमने पीछे डिस्कस किया है ग्रीफ मैनेजमेंट वगैरह में, कि भगवान पजल उस समय देता है जब हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। तो जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है अभी अभी, कि जब हमने मांगा कि हमें पावरफुल बना दे, एक स्टाउट एक स्ट्रांग बॉडी, तो उसने दुश्मन पैदा कर दिया। तो जब पजल आपको भगवान ने दे दी ना, तो आप उसके बाद क्या हुए? जब पजल को सॉल्व कर लोगे तो क्या हुए? आपका इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ गया, आपका नॉलेज बढ़ गया, आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हर चीज आपकी बढ़ गई। तो पजल तो फायदा दे रही है, नुकसान कहां कर रही है? पजल तो फायदा दे रही है ना। इस साइकोलॉजी को मैंने समझा, और ये फायदा तभी हुआ है जब हम सीखते हैं। तो जो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, जो लोग हम लाइफ स्किल्स की वीडियोस नहीं देखते हैं, जो मोटिवेशन नहीं सुनते हैं, जो कहते हैं यार सब बेकार है, उनको ये चीजें नहीं समझ लग सकती हैं। ये बचाए उन चीजों ने है। तो जब मुझे पता लग गया कि साइकोलॉजी इसके पीछे है कि अगर आपको पजल मिली है ना तो खुश हो जाओ, इसका मतलब है कि भगवान आपको आशीर्वाद दे रहा है यार। और मैंने भगवान से पजल मांगता कोई नहीं है, पर अगर मिल रही है ना तो थैंक गॉड यार, यू आर लकी वन। और ये मैं केवल सिखाने समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये कॉन्सोलेशन नहीं है, ये रियलिटी है। लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी नाम बदले हैं जिसको हमने पजल बोला है, अब उसको दोबारा रिकॉल करें लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, उनको दिखाई देगा कि हर पजल के बाद वो ग्रो किए हैं। हर पजल के बाद बंदा ग्रो करता है। जिस बंदे की लाइफ में कोई पजल नहीं आई ना, अरे वो आया कब चला कब गया पता ही नहीं लगता दुनिया में। कुछ लोग याद रह जाते हैं। नहीं, ये पैटर्न से मैं इसलिए पूरा रिलेट कर पाता हूँ कि आई थिंक हम 70-80 एपिसोड्स कर चुके होंगे पॉडकास्ट के। तो जितने भी लोगों ने जितना अकम्प्लिश किया है, हाँ, उन्होंने लाइफ में प्रॉब्लम्स के बिना नहीं किया। हाँ। सो अगर कहीं पहुंचे हैं, जो भी जहां पहुंचा है, जितने भी उसकी लाइफ की ग्रोथ है, वो प्रॉब्लम्स की फाउंडेशन पे हुई है, वो किसी और चीज की फाउंडेशन पे हुई नहीं यस है। यस। जिसको बस उसका हम नाम puzzle बदलना बोलेंगे। नाम बदलना, बस एक बार नाम बदल दो, फिर आपको टेंशन भी नहीं देगी। पजल आया, फिर solve पजल आई करते है, सॉल्व करो। Yes. और सबसे पहले तो जिस भगवान को मानते हो, जिस इष्ट को मानते हो, पहले उसका थैंक्स कर दो। इसका मतलब अब इसके बाद मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है ना। अगर पजल आई है ना, अब सोल्यूशन आएगा, तो फिर मेरी जो ग्रोथ होगी ना, वो किसी और के पास नहीं होगी। आउटकम जो होगा वो मच मोर बेटर ब्राइटर होगा। एक चीज और जो आपकी मैं ही नहीं दुनिया तारीफ करती है, और मैंने भी देखा है और उसको इम्बाइब करने की कोशिश की है, उतना नहीं कर पाता हूँ जितना आप कर पाते हो, वो है आपकी टाइम को लेके जो हैबिट्स हैं। टाइम मैनेजमेंट कह लो या उसको पंक्चुअलिटी कह लो। मतलब अगर कोई समय है, अगर आज 3 बजे का पॉडकास्ट था तो 3 बजे आप यहाँ पे थे, और ये हमेशा से आपका पैटर्न है। हमेशा ऐसे थे? शुरू से ऐसे थे? नहीं, शुरू से ऐसे नहीं था। कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? शुरू क्योंकि से ये हो ही तो- नहीं सकता है, क्योंकि जब बचपन में तो शादी में जाना है तो घर से 3 घंटे लेट ही निकलते थे। और आज भी लोग निकलते हैं। आज भी ऐसे ही निकलते हैं। पर प्रॉब्लम है ना, पहले कोई पहुंच जाए तो फिर वो मतलब उसका कोई ना उसकी इंपॉर्टेंस होती है ना उसकी सेंस बनती है, तो कल्चर का पार्ट बनते हैं लोग। तो हाँ, फिर तो फिर वो मतलब या तो हम अपना धर्म छोड़ें, वो अपना धर्म छोड़ें। वो छोड़ना नहीं चाहते, हम छोड़ दें। वो अच्छी नेचर को अपनाना नहीं चाहते, और क्योंकि वो नहीं अपनाना चाहते इसलिए हम अच्छी नेचर छोड़ दें। ये तो हमने सीखा ही नहीं है कभी। ये शुरू हुआ था जब मैंने लाइफ इंश्योरेंस का करियर शुरू किया था ना, वहां से शुरू हुआ था। मैं गया था, मेरा फर्स्ट जो प्रोस्पेक्ट था वो आर्मी ऑफिसर था। अब बोनी का होता है फर्स्ट प्रोस्पेक्ट। तो उसने कहा जी सुबह 9 बजे आप मेरे घर आ जाना। अमृतसर कैंट में जाना था मैंने। अब रूटीन में 9 बजे बोला है तो चले जाएंगे यार, टेंशन तो होती नहीं है ना कभी भी। तो मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे पहुंच गया। मैंने उनके बरामदा के बाहर बेल लगी थी, बेल की, बाहर आए, घड़ी देखी, कहते मिस्टर सिंह गो बैक। मैं कहा सर आपने बुलाया था? कहते मैंने 9 बजे बुलाया था ना, 11 बजे तो नहीं बुलाया था। मैं कहा सर मेरा बोनी है आज,
मेरे करियर की शुरुआत है, आप मेरे पहले प्रॉस्पेक्ट हो, सुन तो लो। कहते नहीं मैं नहीं सुन सकता, इनकार कर दिया। मैं कहा सर फॉर गॉड सेक मेरी बोनी है। कहते इतना कर सकता हूँ कि कल दोबारा आ जाओ, इतनी अपॉइंटमेंट दे सकता हूँ, पर आज नहीं होगा ये पक्का है, वो भी तेरी बोनी के कारण। कल आ जा 9 बजे, पूरे 9 बजे आ जाओगे तो सुन लूँगा, इंश्योरेंस करवानी है नहीं करवानी है वो बाद की बात है, सुन लूँगा। अगर नहीं 9 बजे आओगे तो फिर बाहर से वापस चले जाना, मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोलना है। और मैं तो रात को ही तैयार कि सुबह 9 बजे पहुँचना, 5 बजे उठ जाएंगे यार, कोई बात नहीं। अलार्म 4 घड़ियों में अलार्म लगा दिए, मम्मी को बोल दिया, डैडी को बोल दिया, सबको बोल दिया कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मैंने जाना है और आधा घंटा पहले ही पहुँच जाऊँगा। सुबह 6 बजे करीब का अलार्म होगा, अलार्म उठाऊँ तो बाहर देखा बरसात पूरे ज़ोर से, और 1980 की बात है, तो बाहर तो 80 से भी 1 साल पहले की बात होगी, 79 की बात है। बाहर पानी भरा हुआ है, मेरे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर भी नहीं है, ऑटो एंड टैक्सी का ज़माना ही नहीं था, उबर होती नहीं थी, टैक्सी नहीं होती थी, ऑटोज़ नहीं होते थे। अब जाऊँ कैसे? 9 बजे की अपॉइंटमेंट तो ख़त्म, उस बंदे ने सुननी नहीं है मेरी बात। तो फिर दिमाग में आइडिया आया, पहुँच गया उसके घर, 9 बजे बेल कर दी, अंदर से बाहर आए, घड़ी देखी, मेरी ओर देखा, बाहर देखा, कहते ग्रेट, पर आए कैसे हो? मैं बाइक पे। कहता वो तो मैं देख रहा हूँ, पर गीले क्यों नहीं हुए? मैं सर गीले कपड़े बाइक में हैं। मैं घर से कपड़ों का एक सेट बैग में रख के बाइक पे बैठ गया और उसके घर के बाहर बरामदे में खड़े होके कपड़े चेंज कर लिए और 9 बजे पूरे बेल कर दी। और वो अंदर ले जाके उसने मेरे से सुना ही नहीं कि कौन सा प्लान, कौन सी पॉलिसी। कहते प्रीमियम कितना चाहिए? मैंने कहा मैं समझ के ही बेचूंगा, वैसे नहीं बेचूंगा कुछ भी, पहले पता तो लगे आपकी नीड क्या है। कहते नीड बाद में देखते रहना, ये लो 10,000 तेरी बोनी हो गई है। अब इसके आगे की बात सुनने वाली है जिसने मुझे चेंज किया। ये तो था ठीक है यार, आर्मी ऑफिसर 9 बजे, सिविल में जाएंगे तो फिर 11 चले जाएंगे। मैंने कहा सर मुझे इतना बता दो कि ये कल क्यों नहीं किया आपने? कल भी मुझे वार्निंग दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कल भी कर सकते थे। तो उसने जो बात कही, लाइफ इंश्योरेंस वाले बहुत जल्दी समझ जाएंगे, दूसरे लोग अपने रिलेट कर जाएंगे। कहता कि आज तूने इंश्योरेंस बेच दी है, ये 10,000 तुझे मैंने दे दिया है, इसमें से तुझे कुछ कमीशन मिलेगी? मैं कहा सर मिलेगी, भाई मैं काम पे आया हूँ। कहता कल को अगर मेरी डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम बनेगा और तुम डेथ क्लेम का चेक जो है मेरे फैमिली को देने आएगा, उसमें से भी कमीशन मिलेगी? मैं कहा सर नहीं, उसमें कमीशन नहीं होती हमारी। कहता जिस चीज में तुझे कमीशन मिलनी है, जब तुझे कमीशन मिलनी है उस दिन तू लेट आ रहा है, जिस दिन मिलनी हो नहीं उस दिन तू आएगा ही नहीं। ये उसने कहा। क्या बात है। और जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी दुकानदार, जितने भी प्रोफेशनल्स, जितने भी एम्प्लॉयज, जितने भी लोग हैं, वो इस चीज को समझ लें। ये हर बंदा जानता नहीं है, पर उसका बैक ऑफ माइंड ये बात घूम रही होती है कि दोबारा नहीं आएगा। जिस दिन माल बेच रहा है ना, उस दिन अच्छी सर्विस नहीं दे रहा, तो जब मैं सर्विस के लिए आऊंगा कस्टमर केयर तो इसकी बेकार होगी। उसको पता नहीं है, वो जानता नहीं है, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई है कि मेरा एम्प्लॉय अगर आज लेट आ रहा है ना, जिस दिन तनख्वाह मिलनी है उस दिन ही लेट आ रहा है, तो बाकी दिन टाइम पर कहां से आ जाएगा? तो तब मैंने इस बात को समझ लिया कि अगर किसी के पास, किसी को पैसे की इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है ना, तो पैसे को खराब नहीं करता। तो फिर मुझे टाइम की, मैंने इंपॉर्टेंस को समझना शुरू कर दिया कि टाइम इज द ओनली थिंग। मतलब आर्मी वालों से मैंने ये सीखा, आई सल्यूट देम। वो सिर्फ हमारे बॉर्डर्स पे हमारी रखवाली ही नहीं करते हैं, वो हमें जीना भी सिखाते हैं। आई रियली सल्यूट देम। उसने मेरी लाइफ बदली कि जो टाइम, अगर टाइम की वैल्यू आपको पता लग गया फिर खराब नहीं करोगे। तो क्योंकि पापा, अब मैं पापा बन गया हूँ, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप चाहोगे कि मैं तेग को जरूर दूं? कौन सी वो 3 चीजें हैं अगर मैं दे पाऊं तो तेग को जरूर दूं? पहली चीज तो वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज का मतलब कि जो आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे, वैल्यूज पहले अपने लाइफ में लेके आओ, तभी उसमें जाएंगी। दे नहीं सकोगे आप, सिर्फ दिखेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग, वैल्यूज। सेकंड थिंग
वैल्यूज, एंड थर्ड थिंग वैल्यूज। बाकी सब वो बना लेगा दुनिया में अगर उसके पास वैल्यूज हैं, क्योंकि चीज़ों की प्राइस होती है, इंसान की वैल्यू होती है। डीप। चीजों की प्राइस होती है, इंसान की वैल्यू होती हाँ, है। क्या बात है। बस वैल्यू से दे दो, हाँ। अपने में ले आओ। जितनी मैसेज थ्रू यू मैं लोगों को दे रहा हूँ, बस जितनी वैल्यू आ जाएगी उतना वो बच्चे वैल्यूएबल हो जाएंगे, बस वैल्यूएबल हो जाएंगे उतने लोग इज्जत करेंगे। हमने पैसे की बात बहुत कर ली है कि पैसा नहीं भी होगा। हमारे किसी के घर में किसी की फ़ोटो इसलिए नहीं लगी हुई है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है या वो टाइकून है या कोई वो फाउंडर है, ऐसी इसलिए फ़ोटो किसी के घर में नहीं लगी होगी। जिनकी फ़ोटो लगी है किसी और कारण लगी होगी, उनके काम के कारण। भगत सिंह जी की लगी है तो देश के लिए कुछ किया है इसलिए लगी होगी। गुरु तेग बहादुर जी की लगी, अब तेग तो तेरे बेटे का नाम है, तो गुरु तेग बहादुर जी की लगी है तो इसलिए लगी है कि उन्होंने कुर्बानी दी है एक हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपनी जान नशावर कर दी। तो ये मैंने इसीलिए लिखवाया था कि गुरु तेग बहादुर जी ने तो अपने जीते जी अपना शरीर दे दिया। यार हम मरने के बाद भी नहीं दे सकते क्या? हैं? तो उनकी फोटो लगी है, भगवान राम की फोटो लगी है, कृष्ण जी की फोटो लगी है। इसलिए नहीं लगी कि वो अमीर थे, इसलिए नहीं लगी हुई है ना। गुरु नानक देव जी की लगी है, महात्मा गांधी जी की लगी है, अंबेडकर जी की लगी है, इन लोगों की फोटो लगी हुई है ना। गुरुओं की लगी है, पीरों फकीरों की लगी है। हम वैल्यूज को हाँ। सर झुकाते हैं, वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं, Yes. वैल्यूज का नमन करते हैं। कोई भी गुरु कोई टाइकून थोड़ा था। अब गुरुद्वारे में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, कौन सा भगवान, कौन से देवता टाइकून थे, बिजनेस टाइकून यार। उनकी तो उनकी हम इज्जत करते हैं, उनकी जो वजूद है होना चाहिए इकोनॉमी चलाने के लिए। पर पैसा, इसीलिए मैं वैल्यूज के ऊपर आ रहा हूँ कि बच्चे को वैल्यूज दो बस। पैसा कमा लेगा, बस हमने प्राइस नहीं बढ़ानी, वैल्यू बढ़ानी है। क्योंकि आपसे टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी सीखी है, हाँ। तो मैं पॉडकास्ट में ऐसे तो बातें बहुत है और क्वेश्चंस चलते रहेंगे। मज़ा आ रहा है कन्वर्सेशन का, क्योंकि इस तरीके से बैठे हैं हम कन्वर्सेशन करने के, एक डेडिकेटेड ड्यूरेशन, डेडिकेटेड फादर सन टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है। फादर का भी भाग थोड़ा गया है। पापा जो पंजाबी में बोलते हैं, प्यो किधरे दौड़ थोड़ा गया यार। पर आखिरी के मेरे पास 4-5 मिनट है। ठीक है। तो एक चीज़ मैंने सोची थी कि जब भी आपका बर्थडे होता है, तो आज तक मैंने सिर्फ एक ही पोस्ट मेरी साल में होती है किसी के बर्थडे की, वो आपके बर्थडे की होती है। बिकॉज आई ऑलवेज से कि यू आर एन इंस्टीट्यूशन फॉर मी। तो 14 नवंबर को मैं हमेशा पोस्ट डालता हूँ और अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करता हूँ। इसके अलावा कई जगह किसी ने पूछा हो, किसी पॉडकास्ट में, कभी रील में, मैंने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करे हैं। लेकिन आपके सामने बैठ के कभी मैंने थॉट्स उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करे होंगे। तो मैंने एक लेटर लिखी है जो मैं अदरवाइज पोस्ट में लिखता, लेकिन अब मैं आपके सामने बैठ के उसको सुनाऊंगा आपके लिए। पापा, लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरा बिगेस्ट मेंटर कौन है, सबसे बड़ी लर्निंग कहाँ से आई, और मैं हमेशा सबको एक ही जवाब देता हूँ जो मैंने बार बार बोला है कि मेरी यूनिवर्सिटी मेरे पापा हैं। सच कहूँ तो मन में आता है कि आप हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें फाइनेंशियली नहीं दे पाए, लेकिन अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि आपने हमें उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें दी हैं। आपने हमें कॉन्फिडेंस दिया, आपने हमें रिस्क लेने की हिम्मत दी, आपने हमें एक्सपेरिमेंट करने का जो फ्रीडम दिया, आपने हमें ये ट्रस्ट दिया या भरोसा दिया कि अगर गिर जाओगे ना तो उठ सकते हो। और आपने ये बोला नहीं, आपने ये हमें करके दिखाया। और क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें आपने दी, तो फाइनेंस बहुत ही छोटी चीज़ होगी और हम इतना कुछ उससे ज़्यादा अचीव कर पाए, इतना कुछ लोगों के लिए कर पाए, इतना सोसाइटी के लिए कर पाए, बिकॉज आपने हर चीज़ बोल के नहीं, हमें करके दिखाई। मैंने बातों से नहीं सीखा, मैंने आपको जीते हुए देखा है, मुश्किल टाइम पे आपको मुस्कुराते हुए देखा है। मुश्किल टाइम नहीं, आई वुड से बड़ी से बड़ी मुश्किलों में आपको मुस्कुराते हुए देखा है। मैंने आपको लोगों की हेल्प करते हुए देखा है, तब भी जब आपके पास नहीं था तब भी आप लोगों के लिए खड़े थे। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं। मैंने आपको बार बार खुद को री इन्वेंट करते हुए देखा है कि कैसे एज और टाइम के साथ साथ खुद को री इन्वेंट करना चाहिए। सो वंस अगेन आपने हमें वर्ड से नहीं, एक्शन से ज़्यादा सिखाया है।
और एक बात जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ वो ये है कि आप मेरे सिर्फ फादर नहीं बने, आप मेरे दोस्त भी बने। बहुत लोग कहते हैं कि उनके फादर से बात नहीं होती, पर हमारे केस में आई फील सो ब्लेस्ड कि बात कभी ख़त्म नहीं होती। मैं आपसे हर चीज़ डिस्कस कर सकता हूँ, एक मेंटोर की तरह, एक फादर की तरह, एंड सबसे बड़ी बात एक दोस्त की तरह। और अब जब मैं खुद फादर बना हूँ तो पहली बार समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए किसी ने कैसे फ़िक्र की होगी, कैसे रातें जागी होंगी, कैसे डिसीजन ली होंगे, कैसे एक पहाड़ बन के हमारे आगे खड़े रहे होंगे। सो अगर आज कोई भी मुझसे पूछे, एंड आई मीन एवरी वर्ड आई एम सेइंग, अगर आज मुझसे कोई भी पूछे कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है, तो वो यही है कि मुझे आपके जैसे फादर मिले। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई लव यू। तो क्या है जो आप इस पॉडकास्ट से अपने साथ लेके जाने वाले हो? क्या सबसे स्पेशल लगा? क्या है जो यहां लगा? क्या है जो सीखा? जो भी मन में चल रहा है वो कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने चाहूंगा, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। आपको क्या फील हुआ एक्सप्रेस जरूर करना। मेरे हर पॉडकास्ट की, हर वीडियो की, हर रील की, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम की, सबकी एक ही कोशिश है, टू हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। और मैं इसी कोशिश में पिछले 16 साल से लगा हूं और आगे भी लगा रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।